प्रेतात्माओं वाला धान का खेत। रंगापुर एक छोटा सा गांव था। वहां रहने वाले लोग हमेशा संतुष्ट रहते थे, हालांकि उनमें से कोई भी अमीर नहीं था। समस्या ये थी कि गांव को तीन ओर से घेरने वाली जमीन बंजर थी और खेती के लिए पूरी तरह बेकार थी। लेकिन उत्तर दिशा की ओर अच्छी उपजाऊ जमीन थी, जहां हमेशा धान, गन्ना और दालों की अच्छी फसल होती थी। लेकिन हाल के वर्षों में ये उपजाऊ जमीन अब खेती के लायक नहीं रही और ग्रामीण भय से उसे देखने लगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये भूतिया हो गई थी। पिछले साल ही एक ग्रामीण धान के खेत में मृत पाया गया था और दूसरा, जो रात में उस जमीन को पार कर रहा था, एक गड्ढे में मिला, पागल होकर भूतों के बारे में बड़बड़ाता हुआ। सुबोध नाम का एक युवक कई साल पहले गांव छोड़कर बनारस में कानून पढ़ने चला गया था। अब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बनकर गांव लौटा, लेकिन लौटकर उसने देखा कि गांव जर्जर हालत में है और लोग निराशा में बैठे हैं। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि लोग गरीब और आधे भूखे क्यों दिख रहे हैं और खेतों की खेती क्यों नहीं हो रही है। एक बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे दोस्त, हम अब जीवित नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे मर रहे हैं। हमारी जमीन अब हमारी नहीं रही, वे भूत प्रेतों के कब्जे में है। सुबोध अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। बकवास, उसने जवाब दिया। तुम मूर्खता कर रहे हो, क्योंकि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस पर सभी बुजुर्ग एक साथ बोलने लगे। रात में दिखने वाली अजीब रोशनी, भूतों की चीख पुकार, जिससे लोग बिस्तर के नीचे छिप जाते थे और बच्चे डरकर रोने लगते थे। सुबोध समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचे, लेकिन ये स्पष्ट था कि ग्रामीण वास्तव में डर गए थे। इसलिए उसने सच्चाई का पता लगाने का निश्चय किया। उस रात गांव सुनसान था। अंधेरा होते ही सबने दरवाजे बंद कर लिए। जब सुबोध पुराने धान के खेतों के पास पहुंचा तो रास्ते के किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसने शाखाओं में कुछ सफेद कपड़ा लटकते देखा। पास जाने पर डरावनी हंसी और भयावह चीखें गूंज उठी, जिससे सुबोध भी कांप गया। घर लौटकर सुबोध ने जो देखा और सुना, उसके बारे में लंबे समय तक सोचा। फिर उसने इन भूतों को मात देने की योजना बनाई। अगले दिन उसने ग्रामीणों से कहा कि वो पास के गांव जा रहा है। सबने उससे रात में न जाने की प्रार्थना की। दोपहर बाद सुबोध निकला और गांव से दूर जाते ही वो रास्ता छोड़कर खेतों के रास्ते बरगद के पेड़ तक पहुंचा, जो पिछली रात भूतों का घर प्रतीत हुआ था। चारों ओर देखते हुए उसे कई पैरों के निशान और आग की राख दिखाई दी। ये भूतों की जगह नहीं है, उसने सोचा और पेड़ पर चढ़कर छिप गया। कई घंटे इंतजार करने के बाद उसे नीचे से आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ लोग मध्यम रोशनी के साथ घूम रहे थे। उनमें से एक ने बांस पर सफेद कपड़ा बांधकर हिलाया और बाकी ने भूतिया चीखें मचाईं। थोड़ी देर बाद और लोग आए। उन्होंने मिलकर बहुत प्रयास से पेड़ के नीचे की एक बड़ी चट्टान को हटाया। उसके नीचे एक गड्ढा था, जिसमें उन्होंने थैले और बोरियां खाली की। फिर उन्होंने धीरे धीरे बातें की, चट्टान को वापस रख दिया और रात में गायब हो गए। सबके जाने के बाद सुबोध पेड़ से उतरा और गांव लौटा। प्रसन्न था कि उसने ग्रामीणों की समस्या का हल खोज लिया। अगली सुबह सब लोग ये देखकर चौंक गए कि सुबोध अभी भी गांव में है। हमने सोचा था कि तुम व्यापार के लिए चले गए हो, किसी ने कहा। सुबोध मुस्कुराया और बोला, मैंने तो रात भर खेतों में आपके भूतों से मुलाकात की। क्या तुमने सच में भूत देखे? सबने एक साथ पूछा। हाँ, मैंने भूत देखे हैं, सुबोध ने कहा। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वे कहाँ रहते हैं। पहले तो ग्रामीण डर गए, लेकिन बाद में वे डंडे और औजार लेकर सुबोध के साथ बरगद के पेड़ तक गए। यही है तुम्हारे भूतों का घर, सुबोध ने कहा। इन पैरों के निशानों को देखो। अब तुम में से सबसे ताकतवर लोग इस चट्टान को हटाओ। सब ने मिलकर चट्टान हटाई। उसके नीचे सोने चांदी के गहनों और अन्य कीमती सामान का खजाना था। अब तुम देख सकते हो, सुबोध ने समझाया, तुम्हारे भूत दरअसल डाकू थे, जो तुम्हें डराकर इस जमीन पर कब्जा कर लेते थे और यहाँ अपना माल छिपाते थे। अब हम राजा को सब कुछ बताएंगे। सुबोध और गांव के बुजुर्ग राजा के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने सैनिकों को भेजकर डाकुओं का खजाना इकट्ठा किया और घोषणा की कि हर परिवार को पर्याप्त सोना मिलेगा, ताकि वे खेती फिर से शुरू कर सकें। कुछ ही दिनों में डाकू पकड़े गए और फांसी पर लटकाए गए, ताकि और भूतों को सबक मिले। गांव ने फिर से समृद्धि प्राप्त की, लेकिन आज तक लोग उन खेतों को प्रेतात्माओं वाला खेत कहते हैं। साहस और सत्य भय और धोखे को मिटा सकते हैं।